नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा पार्ट 2 को समझेंगे। इसके पार्ट 1 की बात हम कल कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की विकास यात्रा को 2 चरणों में बाँटा गया है। पहला चरण इसमें आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 तक, और दूसरा पोर्शन इसमें आता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो कल हम इसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कब से कब तक रहे, 1858 से 1947 तक, यानी आजादी तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। इसमें जो पहला अधिनियम जो पारित हुआ था उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 की हम बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, और इसकी जगह पर एक नया पद सृजित हुआ जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको ध्यान रखना ही रखना है कि भारत राज्य सचिव, ठीक है, इसका गठन किया गया। ये एक नया पद आया किसके तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये जो है बने थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसका काम क्या था कि कंपनी, यानी कि कंपनी का जो व्यापारिक काम थे उस पर इसकी नजर करना, उसको मॉनिटर करना। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था उसे कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण करना। तो ये दोनों जो पद थे ये समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह पर एक नया पद सृजित हुआ जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। ठीक है, भारत राज्य सचिव जो था, भारत राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि अब जो भारत सचिव है वो क्या है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए। यानी कि अब इसका कहने का मतलब ये है कि अब कोई सा भी काम होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाएगी ही जाएगी। ठीक है, किसके जरिए जाएगी, भारत राज्य सचिव। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये यहाँ पर समझिए कि जो भारत राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर था। ठीक है, और ये मतलब कंपनी पर नजर रखने के लिए एक नया पद सृजित किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम में अगली बात हम देखते हैं कि मुगल पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल पद किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। तो मुगल पद समाप्त कर दिया गया, आपको पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके तहत भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था बाबर के द्वारा। और 1857 तक जो है ये मुगल चले, मतलब इनका कार्यकाल चला 1857 तक। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो आखिरी वो शासक था, यानी बादशाह था, मुगल बादशाह, उसका नाम था बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, तो मुगल पद समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब मुगलों की कोई हैसियत नहीं है, अब वो कोई शासक नहीं रहेंगे। किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी, किसकी बात, जफर की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, तो इस बंदे को मतलब गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। रंगून मतलब म्यांमार, बर्मा। ठीक है, वहां भेज दिया गया था, और ये वही मरा भी, वही जेल में, बहुत दर्दनाक इसकी मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। और ये मतलब अपनी जो जन्मभूमि थी इसकी, वहां से काफी दूर जाके इसको दफनाया गया, मतलब वहीं मरा वहीं दफनाया। तो तब इसके बारे में ये इसने एक शायरी भी लिखी थी कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं ए यार में। यानी कि अपनी महबूब की गली में दफन होने के लिए इसको 2 गज तक जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो इस तरह से इसके बारे में बात आती है, किसके बारे में, बहादुर शाह सेकंड के बारे में, या बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, मुगल पद जो था वो भी समाप्त कर दिया गया था।
अब तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें ये रहता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वाइसराय की उपाधि दी गई। क्या, कौन सी उपाधि? मतलब वाइसराय नाम से अब उसे जाना जाएगा। और पहले जो वाइसराय बने थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, लॉर्ड कैनिंग। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई। तो कल हम थोड़ा सा अगर रिवाइंड करते हैं, कल की वीडियो में हमने देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई और पहला जो गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ठीक है, पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था। फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें उसके बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। फिर 1833 में भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल। कब? 1833 में। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम क्या देखा था हमने कल? विलियम बेंटिक। ठीक है, और आज हम देख रहे हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल है उससे उसका जो नाम है अब से वाइसराय होगा। और पहला जो वाइसराय बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम की बात रही। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। ठीक है, यहां से काफी ज्यादा प्रश्न, मतलब बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, भारत परिषद 1861 से क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय, कौन कौन भारतीय थे? एक थे बनारस के राजा जिनका नाम था राजा देव नारायण, एक थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और एक थे सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे शायद ही मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमने इसमें क्या देखा? पहली बात तो कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, ये ग्वालियर के दीवान थे और इन तीनों को मतलब विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वाइसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने के अधिकार मिले। अध्यादेश जारी करने के, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अध्यादेश जारी करने के अधिकार 1861 में प्राप्त हो गए थे। किसको? वाइसराय को। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये वाला। समविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, और इसका विकास हुआ। और समविभागीय प्रणाली का जनक हम किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार। ठीक है, ये तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है समविभागीय प्रणाली। यानी समविभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम का जो विकास हुआ वो किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया, तभी इसको समविभागीय प्रणाली का जनक कहते हैं। और 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसके द्वारा ये किया गया। ठीक है, समविभागीय प्रणाली जो होती है मतलब विभागों का बंटवारा। ठीक है, अलग अलग विभाग बनाए इसने। और क्योंकि 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1861 जो था इसके तहत जो वाइसराय था इसको भी अपनी कुछ शक्तियां मिली, जिसका प्रयोग करके इसने पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट समविभागीय प्रणाली। अगली बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। ठीक है, कब आया था? 1909 में आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। आपको पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, एक सांप्रदायिक विभाजन किया था, मतलब एक साइड हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, एक साइड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद 1906 में एक साल बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ हुई? ढाका में हुई। किसने करी? अली खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लाया गया जिसके तहत मुस्लिम लीग को या फिर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है, ठीक है, पृथक निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, पृथक निर्वाचन का मतलब है कि इलेक्शन में जो बंदा खड़ा होगा वो भी मुस्लिम संप्रदाय का होगा और जो उसको वोट करेगी जो जनता वो भी मुस्लिम होगी। ठीक है, यानी कि मतलब हमेशा एक मुस्लिम ही जीतेगा, वहां पे हमेशा वही खड़ा होगा और उसी के धर्म के लोग जो है उसे वोट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पृथक निर्वाचन। ठीक है,
और पृथक निर्वाचन का जो जनक है वो कौन था, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें ना जो ये आता है जैसे मार्ले और मिंटो, तो इसमें जो मार्ले है ये था भारत सचिव और ये जो मिंटो है ये था अपना वाइसराय इस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार आता है। आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया तो लोग इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट हम इसके बारे में देखते हैं कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इस परिषद में, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट नाम से भी इसे जाना जाता है। इस टाइम पे आपको पता होगा मॉन्टेग्यू क्या होगा, भारत सचिव, चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय था। तो इस अधिनियम के निम्न प्रावधान थे, हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए थे। पहली बात तो इसमें आती है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। वर्तमान में हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं ना, ये 1954 के बाद ये नाम आए थे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, पहले यही नाम थे। तो ये कब से शुरू हुआ, 1919 से शुरू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि प्रांतु मतलब राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हो गई। ठीक है, कब से, 1919 के भारत शासन अधिनियम से राज्यों में या प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू होगी। द्वैत शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं कि द्वैत शासन प्रणाली होती क्या है, तो मतलब इसका मतलब है कि सत्ता का जो सत्ता है वो दो हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, जैसे 1919 की अगर हम बात करते हैं तो वित्त विभाग, कानून व्यवस्था वो किसी और के पास है, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारे काम जो कोई और कर रहा है। यानी कि वित्त, कानून व्यवस्था ये गवर्नर के पास थे और जो भारतीय मंत्री थे उनके पास थे काम, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब चीजें। ठीक है, यानी कि काम कोई और करेगा और वित्त किसी और के ही पास था। ठीक है, तो इससे मतलब समाज को विकसित या विकास नहीं किया जा सकता था क्योंकि वित्त जो काम कर रहा है उसके बाद पैसा ही नहीं है, पैसा किसी और डिपार्टमेंट के पास है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर रहती थी। तो इसी को हम कहते हैं द्वैत शासन प्रणाली। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है 1919 से प्रारंभ हुई, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार। और लियोनल कार्टियस को द्वैत शासन का जनक भी कहते हैं, ये भी आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, लेकिन 1924 में एक कमीशन बना था, ली कमीशन, ली आयोग बना था, उसके सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग बना। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग बना कब, 1926 में बना गया और उसके लिए जो कमेटी थी उसका नाम था ली आयोग। ठीक है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही जो है ये बात बनी, ये बात चली कि लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय जो बजट था उसे राज्य बजट से अलग कर दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब इसमें एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी इसमें क्या हुआ, पृथक निर्वाचन हुआ। जैसे कि हमने देखा 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो था उसमें केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। अब इसमें जो है सभी धर्मों को, जैसे सिखों को अलग मिल गया, ईसाइयों को अलग मिल गया, आंग्ल भारतीयों को अलग मिल गया, यूरोपियों को अलग से मिल गया। ठीक है, तो इन सबको जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सबके लिए की गई, किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और इस भारत शासन अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत पहली बार, ठीक है, पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले महिलाएं वोट नहीं करती थी। ठीक है, ये आपको मतलब और कुछ ध्यान रहे ना रहे, ये आपको ध्यान रखना कि पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, हमारा जो संविधान बना है आज के डेट में उसका जो 70% हिस्सा है ना वो लगभग किसी ना किसी रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे संविधान का जो बेस है वो मेनली यही है,
एक तरीके से। और आपको पता होगा कि शायद कि जब भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे, तब ये बात बोली गई थी कि भैया जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही क्या होगा, शासन होगा दोनों अधिराज्यों में, दोनों देशों में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। इसका पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई? तो संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली का मतलब क्या है? इसमें अगर हम बात करते हैं संघीय प्रणाली की, तो मतलब एक अखंड भारत का निर्माण करना। ठीक है, अखंड भारत जिसमें भारत हो, जैसे पाकिस्तान जैसी कोई नई चीज नहीं हो, जितने भी जो ये जो देसी रियासतें थी उन सबको मिलाना हो, तो ये सारा काम की बात की गई थी कि मतलब इन सबको मर्ज करेंगे। ठीक है, संघीय प्रणाली का मतलब ये था कि एक अखंड भारत का निर्माण करना, तो उसमें ये बात रखी गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ा कि राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, देखो राज्यों से हटा दिया गया लेकिन केंद्र में थोप दी गई ये व्यवस्था। तो अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था कब थी? 1919 में थी। कब हटी? 1935 में हटी। केंद्र में कब शुरू हुई? 1935 में शुरू हुई। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, मतलब ये आपको पता होगा शायद कि संघ सूची में कौन से विषय आते हैं जिस पर संघ यानी केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य सूची में वे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर वे विषय आते हैं, मतलब जिन पर राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिए तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया कानून है उसको मतलब वो चलेगा, वो वाला कानून चलेगा। राज्य सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसकी अनदेखी होगी अगर उसी टॉपिक पर, उसी विषय पर अगर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये मैंने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1919 में लगाया गया था प्रांतों में, और 1935 में समाप्त कर दिया गया। और 1935 में जो है जो द्वैध शासन है ये केंद्र में लगा दिया गया, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये बात आई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और इस अधिनियम के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट आप इसे कह सकते हो। ठीक है, लेकिन 1937 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, किसकी? संघीय न्यायालय की। लेकिन इसमें ये बात थी कि ये मतलब सुनवाई का एक आखिरी न्यायालय नहीं था। ठीक है, इसके अलावा भी ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी वहां पर एक अपील का जो आखिरी कोर्ट होता है वो वहां था। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे कि आज क्या होता है, अगर हम आज के डेट में बात करते हैं कि कोई केस चल रहा है किसी आदमी का, तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है यानी कि जिला न्यायालय में चलता है। उसके बाद अगर वो वहां से उसे मतलब लगता है कि नहीं भैया मुझे न्याय नहीं मिला है तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट जाता, हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आखिरी है। ठीक है, आखिरी है। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट आखिरी नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन में और एक और कोर्ट था एक्चुअली, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तो वो जो है अपील का आखिरी न्यायालय था। ठीक है, लेकिन इसे भी संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो। ठीक है, 1937 में बना था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बना था। और इसके तहत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि बर्मा को, यानी बर्मा किसका पुराना नाम है? म्यांमार का पुराना नाम है। इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। और 11 प्रांतों में, 11 प्रांत थे उस टाइम पे, उसमें से 6 प्रांतों में विधानमंडलों के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन एक दो बार आया है, इसीलिए इसको यहाँ पर मतलब ये पॉइंट मर्ज किया गया है। तो इसमें 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत असम और बिहार। ठीक है, ये 6 प्रांतों में जो है द्वितीय मतलब दोनों सदन यानी कि विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा।
ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा दोनों होंगे इन 6 प्रांतों में। किन प्रांतों में? बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम और बिहार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, 1947 का ये अधिनियम है, आपको पता होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है तो 1947 का ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम इसमें हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य यानी दो देश बना दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये यहाँ से हमेशा मतलब मैक्सिमम ये बनता है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के दो अधिराज्य कि मतलब भारत का विभाजन किस अधिनियम में शामिल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि भारत विभाजन किस अधिनियम में शामिल था। तो किस में शामिल था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में शामिल था भारत का विभाजन। ठीक है, भारत का विभाजन तय हो गया था कब? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो उसमें बोला गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक है, ये बात भी इसमें बोली गई थी। और संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन किया जाएगा, इसमें हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना कि भारत विभाजन किस अधिनियम में शामिल था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है शामिल था। अगली बात इसमें आती है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। ठीक है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो देशी रियासतें थी, आपको पता होगा जब भारत मतलब आज़ाद हुआ तब जो बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 562 रियासतें थी। तो उसमें से कई रियासतें जो भारत में शामिल हुई और कई सारी जो है पाकिस्तान में शामिल हुई। तो यहाँ पर मतलब 1947 के जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसमें अंग्रेजों ने साफ साफ शब्दों में रियासतों से बोला कि भैया अब तुम्हारी मतलब तुम्हारे ऊपर किसी का आक्रमण होगा या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर में खाना ना हो या कुछ भी कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए ब्रिटेन आपकी मदद के लिए नहीं होगा। या तो आप भारत संघ में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान जो नया देश बना है इसमें शामिल हो जाओ या फिर आप स्वतंत्र हो जाओ या कोई अन्य देश आप बना लो। ठीक है, तो ये भी किस में शामिल था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात भी शामिल थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास से आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अगर आपको मतलब यूजफुल रहा कंटेंट आपके लिए जो मैंने बनाया है तो क्लास यानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।